मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, गांधी महाविद्यालय उरई, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम ब्यूरोक्रेसी, इसकी परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं और इसकी आलोचनाओं का अध्ययन करेंगे। ब्यूरोक्रेसी डेफिनेशंस, फीचर्स एंड क्रिटिसिज्म का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 18वीं सदी के अंतिम दशक से ही प्रशासन के नौकरशाही रूप की नींव पड़ चुकी थी। मोर्टिज मार्क्स के अनुसार अंग्रेजी शब्द ब्यूरोक्रेसी फ्रांसीसी शब्द ब्यूरोक्रेटी से आया है। इस फ्रांसीसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के वाणिज्य मंत्री द्वारा 18वीं शताब्दी में उस समय की सरकार के लिए किया गया। 19वीं शताब्दी में इस शब्द का नया रूप ब्यूरोक्रेटी जर्मनी में अपनाया गया। यहीं से यह शब्द अंग्रेजी भाषा में आया। आज संगठन का प्रभुत्वशाली रूप नौकरशाही है। यानी नौकरशाही को सबसे अधिक प्रभुत्व वाला संगठन माना जाता है। इस शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। इसका प्रयोग कई बार एक प्रशासकीय वर्ग की पहचान के लिए किया जाता है, तो कभी एक कार्य पद्धति, एक सिद्धांत या एक सामाजिक श्रेणी के रूप में किया जाता है। अब देखते हैं नौकरशाही की परिभाषाएं। सबसे पहले देखते हैं मैक्स वेबर, जिन्होंने नौकरशाही के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनके अनुसार नौकरशाही प्रबंध कार्य निष्पादन के लिए संबंधों, सत्ता, उद्देश्यों, भूमिकाओं, क्रियाओं, संप्रेषण आदि घटकों की एक संरचना है। तो इन्होंने नौकरशाही को एक ऐसी संरचना के रूप में प्रकट किया है जिसमें कार्य निष्पादन के उद्देश्य से, यानी जो भी कार्य है उसकी परफॉर्मेंस के उद्देश्य से संबंध, सत्ता, उद्देश्य, भूमिकाएं, क्रियाएं आदि इन सब का घटक हैं इसकी, और इन सब की संरचना ही एक नौकरशाही है। आर्थर डेविस के अनुसार नौकरशाही व्यवस्थित नियमों द्वारा परिभाषित विशिष्ट पदों की एक एकीकृत श्रृंखला है। यह एक अव्यक्तिक इम्पर्सनल नित्य क्रमिक संरचना है जिसमें वैधानिक सत्ता पद से जुड़ी होती है, ना कि किसी व्यक्ति से। यानी यहाँ पर जो सत्ता जुड़ी होगी वो पद से जुड़ी होगी, व्यक्ति से जुड़ी नहीं होगी। वह व्यक्ति जब तक उस पद पर रहेगा तब तक उसके पास सत्ता रहेगी। जैसे ही वह व्यक्ति उस पद से हट जाएगा उसकी सत्ता भी चली जाएगी। हिक्स एंड गुलेट कहते हैं कि नौकरशाही विशिष्ट पदों का एकीकृत सोपान है। यानी इसको एक सोपान के रूप में, एक हिरार्ची, एक श्रृंखला के रूप में करते हैं। एकीकृत सोपान होता है जिसको व्यवस्थित नियमों के द्वारा परिभाषित किया गया होता है। यह एक अव्यक्तिक नित्यचर्या पर चलने वाली संरचना है जिसमें सत्ता पद से जुड़ी होती है, ना कि उस व्यक्ति के साथ जो उस पद पर काम करता है। अब देखते हैं नौकरशाही की विशेषताएं। तो हमने इन परिभाषाओं को देखा। इन परिभाषाओं में जो चीज़ें समझ में आ रही हैं उससे लगता है कि यहाँ पर व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, पद महत्वपूर्ण है। जब तक वह उस पद पर है तब तक ही उसके पास सत्ता है। जैसे ही वह उस पद से हट जाएगा उसकी सत्ता भी चली जाएगी। इसके अलावा इसको एक संगठन के रूप में भी माना गया है। तो नौकरशाही को अपने अध्ययन का विषय वस्तु बनाने वाले विचारकों में कौन कौन है? कार्ल मार्क्स हैं, रोबेर्टो हैं, मिकल्स आदि प्रमुख हैं। परंतु नौकरशाही का सबसे व्यवस्थित अध्ययन जर्मनी के समाजशास्त्री मैक्स वेबर द्वारा किया गया था। यह प्रशासन का एक प्रतिष्ठित एवं परंपरागत रूप है। वेबर के अनुसार नौकरशाही योग्यता का एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें कार्यों का, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन निम्न प्रकार है। पहला, विशिष्टीकरण एवं कार्य विभाजन। तो इसमें जब डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है
तो प्रत्येक पद के का एक विशिष्टीकरण कर दिया जाता है और विभाजन के पश्चात पद धारक को उन कार्यों के संबंध में आवश्यक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज सौंप दिए जाते हैं कि ये आपका पद है और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये अथॉरिटीज है, ये लिखित में भी रहेगा। दूसरा, पदानुक्रम हिरार्ची, ऐसा कि परिभाषाओं में भी आया था कि इनमें एक निश्चित श्रृंखला होती है, एक क्रम होता है, तो पदानुक्रम में भी रहते हैं। नौकरशाही के समस्त पद, स्तर, श्रेणियाँ एवं स्थितियाँ श्रृंखलाबद्ध होती हैं। प्रत्येक निम्न पद एक उच्च पद के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में होता है। इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी किसी न किसी के नियंत्रण में होता है, यानी एक पदानुक्रम होता है। इसमें निम्न वाला उच्च से उससे उच्च पद, तो धीरे धीरे एक श्रृंखला बन जाती है जिसमें हर पद किसी न किसी के मार्गदर्शन में और नियंत्रण में कार्य करता है, हर किसी के ऊपर कोई ना कोई रहता है। तीसरा है निरपेक्ष नियमों की प्रणाली, अ सिस्टम ऑफ अब्स्ट्रैक्ट रूल्स। जो भी नियम रहते हैं वो निरपेक्ष रहते हैं। तो नौकरशाही प्रशासन में निरपेक्ष नियमों, विनियमों तथा कार्यविधियों की स्थिर व्यवस्था के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। संस्था के सदस्यों का व्यवहार अनुशासित एवं नियंत्रण के अधीन होता है, किसी न किसी के नियंत्रण में रहेगा और अनुशासन में रहेगा। यहाँ पर जो भी नियम होते हैं वो सापेक्ष नहीं होंगे, वो हमेशा निरपेक्ष नियम होंगे, सबके लिए बराबर होंगे। चौथी विशेषता है, चौथा फीचर है, चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है अवैयक्तिक संबंध, इम्पर्सनल रिलेशन। तो नौकरशाही प्रशासन में कर्तव्यों का पालन अवैयक्तिक भावना के आधार पर किया जाता है। इसमें भावात्मक संबंधों का कोई स्थान नहीं होता। यह आदर्श बुद्धिवाद पर टिका रहता है, यथार्थ पर टिका हुआ नहीं रहता। नौकरशाही की अगली विशेषता है योग्यता पर आधारित, बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी। इस प्रकार के प्रशासन में सदस्यों का चयन निष्पक्ष योग्यता के आधार पर किया जाता है। इन योग्यताओं की प्राप्ति प्रशिक्षण, परीक्षाओं के पास करने, डिप्लोमा अथवा इन सभी के माध्यम से होती है। छठवीं विशेषता कानूनी सत्ता एवं शक्ति, लीगल अथॉरिटी एंड पावर। नौकरशाही में सत्ता या शक्ति संस्था या पद में निहित होती है। एक व्यक्ति एक समय में एक पद पर कार्य करता है। जिस शक्ति का वह प्रयोग करता है उसकी वैधता उसे पद से प्राप्त होती है। जब तक पद रहेगा, जब तक उसके पास वैधता रहेगी। अगली विशेषता है जीवनकालिक उन्नति दृष्टिकोण, कैरियर एस्पेक्ट। रोजमर्रा ही साधारणता अधिकारियों का एक मात्र पेशा होता है, रोज के काम। यह कार्य जीवनकालिक उन्नति का होता है जिसमें कार्यकाल की स्थिरता और पेंशन के अधिकार प्राप्त होते हैं। पदोन्नति वरिष्ठता तथा अथवा उपलब्धि पर आधारित होती है, यानी जो पदोन्नति मिलती है वो वरिष्ठता के आधार पर मिलती है या फिर कोई आप उपलब्धि हासिल कर लेते हैं उसके आधार पर मिलती है, और जिसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं। उच्च अधिकारी निर्णय करेंगे कि आपकी पदोन्नति होगी या नहीं होगी। किसी निरपेक्ष या विशिष्टीकरण से ही किसी को नौकरी से हटाया जा सकता है, यानी किसी निरपेक्ष कारण होगा या विशिष्ट कारण होगा, इसी के कारण किसी को नौकरी से हटाया जा सकता है, साधारणतः नहीं हटाया जा सकता। अगली विशेषता है लिखित अभिलेख, रिटन डॉक्यूमेंट्स। नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत सभी प्रशासनिक नियमों, निर्णयों तथा कार्रवाइयों का लिखित अभिलेख रखा जाता है। जो भी चीज़ रहती है इसमें रिटन रहती है, लिखी हुई रहती है। कौन सा नियम है, किस व्यक्ति को किस पद पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या पावर्स हैं, क्या अथॉरिटी है, ये सारी चीज़ें रिटन में रहती हैं। इससे कई लाभ होते हैं। तो दो लाभ प्रमुख ये हैं, ये अभिलेख ही प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। अभिलेखों में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार कार्य करेगा, क्योंकि यदि ये रिटन अभिलेख नहीं रहेगा तो जिसके पास
पद रहेगा, सत्ता रहेगी, वह उसका दुरुपयोग करके अपने अनुसार ही शासन चलाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए रिटर्न में जब रहेगा तो वह जनता के प्रति उत्तरदायी रहेगा और रिटर्न के आधार पर ही वह अपना कार्य कर सकेगा। दूसरा, भविष्य के निर्णयों में इन अभिलेखों का इस्तेमाल संदर्भ रूप में होता है, यानी कोई भी निर्णय लिए जाते हैं तो भविष्य में जो डॉक्यूमेंट लिखित में रहेगा उसी आधार पर आगे निर्णय लिए जाते हैं। जैसे अभी लोगों ने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय लिए जाते हैं उनका इस्तेमाल संदर्भ के रूप में निचली अदालतों में किया जाता है, क्योंकि वह चीज़ें रिटन में रहती हैं। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में जो चीज़ें रिटन में रहेंगी तो उनके निर्णयों का इस्तेमाल भविष्य में संदर्भ के रूप में किया जा सकता है। अब देखते हैं नौकरशाही की आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी। पहली, नौकरशाही सिद्धांत को मशीन सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह संगठन एवं वातावरण के बीच अंतःक्रिया की व्याख्या नहीं करता है। ये पर्सनल रिलेशन को मानता है, जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार काम करते रहिए। इसीलिए मशीन का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। सेकंड, यह प्रणाली का एक मॉडल है, जो कैसी प्रणाली है, बंद क्लोज सिस्टम का उदाहरण है, जिसमें परिवर्तन के साथ समायोजन की क्षमता नहीं होती। जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार चलना होता है, लीक से हटकर आप नहीं चल सकते। थर्ड, नौकरशाही की संरचनात्मक घटक उन कार्यों के लिए असरदार नहीं होते जिनमें नवीनता एवं सृजनात्मकता होती है। ये केवल रूटीन कार्यों के लिए लाभदायी है। रूटीन कार्य जो लिखा हुआ है रूटीन में चलता है उसी के लिए ये लाभकारी है। नए और सृजनात्मक कार्यों के लिए ये उपयोगी नहीं है, क्योंकि जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार चलना है। चौथा, इसमें संगठन में जड़ता, लोचहीनता, संकीर्णता और नियमों की बुद्धिहीन अनुगमन पर ये जोर देती है। जो लिखा हुआ है उसके अनुसार चलिए, यानी बुद्धिहीन अनुगमन पर ये जोर देती है। संकीर्ण है, नैरो सोच है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जड़ता है इसमें। अगली कमी क्या है, इसमें अधीनस्थों के व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुंचती है, क्योंकि वे सिर्फ अपने अधिकारियों की हाथ की कठपुतली मात्र होते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर एक अधिकारी होता है, प्रत्येक पद के ऊपर एक पद होता है, यानी प्रत्येक पद किसी न किसी उच्च अधिकारी के नियंत्रण में होता है, इसलिए वह उसकी कठपुतली मात्र बन जाते हैं। अगली विशेषता, इस व्यवस्था में प्रशासकों का अधिकांश समय कागजी कार्रवाई में व्यतीत होता है, यानी कागजी कार्रवाई इसमें कुछ ज़्यादा होती है, रिटन डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा लिए जाते हैं। इसलिए प्रशासकों को ग्लोरीफाइड क्लर्क की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको ग्लोरीफाइड क्लर्क की संज्ञा दी जाती है, यानी वो क्लर्क हैं लेकिन थोड़ी उपलब्धि उनकी ज़्यादा है, ग्लोरीफाइड हैं। अगली कमी, लाल पीताशाही एक ऐसी समस्या है जिसका उद्गम स्थल नौकरशाही है। नौकरशाही से ही ये लाल पीताशाही उत्पन्न होती है। अगली कमी, यह व्यवस्था इस मान्यता पर आधारित है कि पद पर आसीन व्यक्ति तकनीकी रूप से योग्य ही है, भले ही वो योग्य ना हो, लेकिन पद के कारण उसको तकनीकी रूप से योग्य माना जाता है। परंतु ऐसा होना जरूरी नहीं है कि उसके आदेश हमेशा ही सही हो। ऐसे में अधीनस्थों के समक्ष विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है कि वह किसकी आज्ञा का पालन करे, सही आदेश देने वाले की या अत्यधिक योग्यता रखने वाले व्यक्ति की। किसकी आज्ञा का पालन करे, द पर्सन विद द राइट कमांड और द पर्सन विद द ग्रेट एक्सपर्टीज। जिसकी एक्सपर्टीज ज़्यादा हो उसकी बात का पालन करे, या जो राइट कमांड देने वाला व्यक्ति है, सही आदेश निर्गत करने वाला व्यक्ति है, उसकी आज्ञा का पालन करें। पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न एवं उनके उत्तर इस प्रकार हैं। पिछले वीडियो में पूछा था, राइट द नेम ऑफ द बुक एडिटेड बाय लूथर गुलिग्स इन 1937, जिसमें उन्होंने अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन का सूत्र दिया था, वह थी पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न पूछा था, राइट द फार्मूला ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गिवन बाय लूथर गुलिग। तो लूथर गुलिग ने इस
एक महत्वपूर्ण फार्मूला दिया था, जिसका प्रत्येक शब्द, यानी जो एक्रोनिम दिया था उसका प्रत्येक शब्द प्रशासन के एक निश्चित कार्य का वर्णन करता है। तो वह था पोस्ट कॉर्प, POSDCORP। P for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, CO for coordinating, R for reporting and B for budgeting। अब देखते हैं आज के प्रश्न। इस वीडियो का पहला प्रश्न, नौकरशाही का सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन जर्मनी के किस समाजशास्त्री ने किया था? आज का दूसरा प्रश्न, फ्रांसीसी शब्द ब्यूरोक्रेटी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा 18वीं शताब्दी में उस समय की सरकार के लिए किया गया था? जो भी इन प्रश्नों का सही उत्तर देगा उनका नाम अगले वीडियो में शामिल किया जाएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए, यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए, और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।